हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन सी 7 मार्क्स के क्वेश्चन बेंजीन के, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियर के क्वेश्चन हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है हकल्स थ्योरी। द एरोमेटिक कंपाउंड अपेरेंटली contain alternate single and double bond in a cyclic structure and resemble in chemical behavior। देखो, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को अल्टरनेट करके बने हुए होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं, और जो ये रिसेंबल करते हैं वो अपने केमिकल बिहेवियर पर रिसेंबल करते हैं। फर्स्ट रॉबिन्सन प्रपोज दैट द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कोल्ड ऑफ एरोमेसिटी। देखो, जो सबसे पहले प्रपोज किया गया था वो रॉबिन्सन द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था जो प्रेजेंस है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की, उसी को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी गिवन बाय एरिक हकल्स। तो जो मॉडर्न थ्योरी दी गई थी वो एरिक हकल्स द्वारा दी गई थी, वो जो कि दी गई थी 1931 में। तो एरोमेटिसिटी the property of the conjugated cycloalkane which enhance the stability of a molecule due to delocalization of electron presence in the pi electron। देखो, कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्केन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इन्हांस कर देती है स्टेबिलिटी को, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इन्हांस कर देती है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होता रहता है पाई इलेक्ट्रॉन का, जिसकी प्रेजेंट की वजह से वो स्टेबल होता जाता है। जो हकल्स थ्योरी है वो क्या इंडिकेट करती है? पॉलीमर कंपाउंड, यानी जो हमारा कंपाउंड है वो पॉलीमर कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी होना चाहिए। तो किस क्राइटेरिया थे हकल्स ने जो थ्योरी दी थी? तो क्राइटेरिया देखिए क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव कंसिडरेशन कैन बी लेड डाउन क्राइटेरिया और रूल्स which help us known whether a particular compound is aromatic or non aromatic। देखो, जो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड है वो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया थे कि कुछ रूल्स थे कि अगर उसमें ऐसी ही प्रॉपर्टी होंगी तो तभी वो हमारा एरोमेटिक होगा। तो उसी को जांचने के लिए, पता लगाने के लिए हमें हेल्प करते हैं कुछ क्राइटेरिया जो एरिक हकल्स ने 3 रूल्स दिए थे, कुछ रूल्स दिए थे, तो कि जांचने के लिए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो जिसमें हकल्स रूल्स ने जो पहला रूल दिया था वो ये था कि एन एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लिक एंड प्लेनर। देखो, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक और प्लेनर में होता है। रूल 2 जो दूसरा दिया था उसने किया था ईच कार्बन एटम्स इन ए एरोमेटिक रिंग। देखो क्या, जो हमारे प्रत्येक कार्बन एटम है वो एक एरोमेटिक रिंग में होने चाहिए और उनके पास पी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। दिस पी ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल सो दैट इट्स कंटिन्यूएशन। देखो, जो हमारा पी ऑर्बिटल है वो कंटिन्यूएशन ही होता रहना चाहिए, और जो हमारी एरोमेटिक रिंग है तो तभी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। तो रूल 3 क्या था? द साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लूड फॉर्म बाय ओवरलैप और पी ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर है इलेक्ट्रॉन का, वो ओवरलैप करता रहना चाहिए पी ऑर्बिटल के। और जब यानी ये फॉर्मूला दिया था उन्होंने कि पाई इलेक्ट्रॉन को पता लगाने का कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम रिंग बनाते थे, यानी रिंग को देखते थे कितने रिंग है इस फॉर्मूले से। तो देखो, जहाँ हमारा ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमारा n बराबर जो क्या है, यानी ये 1 2 3 जो हमारे हैं ये हमारी रिंग है, यानी क्या है, ये हमारी रिंग है कि कितनी रिंग है, कितनी एरोमेटिक रिंग है। तो देखो, दिस इज नोन एज हकल्स रूल्स, इसी को हम हकल रूल्स कहते हैं। देखो एग्जांपल में है बेंजीन। देखो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल्स, देखो जब हमने फॉर्मूला लगाया 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो जहाँ वेयर नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग होता है, जो हमारा n है वो एरोमेटिक रिंग होता है। तो डबल बॉन्ड इन बेंजीन, डबल बॉन्ड कितने बेंजीन में? 1 2 3, तो 3 लिख दिए। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 × 2 =
6, क्योंकि एक पाई इलेक्ट्रॉन में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 × 2 जो हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन कितने 3 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फॉर्मूला लगाया 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6 हैं। तो 6n यानी 4, जब हम 4 को और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 6n हो जाएगा। या हम अगर 4n भी लिखकर 6 - 2 कर दे तब हमारा 4 आ जाएगा। तो 6n बराबर 6, n बराबर 6/6, तो हमारा 1 यानी 1 आ जाएगा। 1 बेंजीन रिंग, यानी हमारी जो बेंजीन है वो एक बेंजीन ही रिंग है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो बेंजीन जो है हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है नेप्थलीन का। नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है C10H8। तो ये हमारा नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 5 × 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल्स, देखो हकल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 बराबर 10, तो 4n + 10 - 2 4n बराबर इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8/4। तो हमारा क्या हुआ 2 बेंजीन रिंग हो गई। तो जैसे देखो नेप्थलीन में कितनी बेंजीन रिंग है, हमारी 2 बेंजीन रिंग है। तो यानी जो हमारा ये जो है नेप्थलीन भी है वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 7 मार्क्स में आता है। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो यानी हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जब हम किसी बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा देते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से, तो इसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द बेंजीन रिंग विद इट्स डिकोलोराइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। देखो बेंजीन जो हमारा बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडरगोज में जो उसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो अपना एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बनाती है जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज अटैच्ड बाय ए इलेक्ट्रोफाइल्स गिविंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो इसमें क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग से हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल्स अटैच्ड होता है और जो हमारा यानी हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म कराता है या देता है। दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस, इसी रिएक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा ई और NU है। तो जो हमारा ई है वो इलेक्ट्रोफाइल है और जो हमारा NU है वो न्यूक्लियोफाइल है। जब हम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो जाकर इस पोजीशन पर अटैक कर देता है और यहाँ पर अटैच हो जाता है। और जो हमारा एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन का, वो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ रिएक्ट करके अदर प्रोडक्ट निकल जाता है और हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। देखो ऐसी वेयर ई पॉजिटिव जो हमारा ई है वो इज एक इलेक्ट्रोफाइल है और NU इज ए न्यूक्लियोफाइल सच एस रिएक्शन। देखो इसी रिएक्शन में हमारा क्या है, जो ई है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और जो NU है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है। इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जिसमें एक हमारा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाता है एरोमेटिक रिंग से, किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, तो उसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल में है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन इत्यादि। तो ये हमारी क्या है, सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो मैकेनिज्म देखो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ऑल इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिएक्शन फॉलो द सेम 3 स्टेप मैकेनिज्म। देखो जितने भी हमारी सभी इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिएक्शन है वो 3 ही स्टेप को फॉलो करती हैं। तो जिसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी फर्स्ट स्टेप में हम फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। देखो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है वो कैटलिस्ट से रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा जो क्या होता है यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो जाते हैं। देन क्या होता है सेकंड स्टेप में, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म कार्बोनियम आयन। देखो जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाता है और हम उसे अटैक कराते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो हमारा जो एरोमेटिक रिंग है वो
कार्बोनियम आयन फॉर्म करेगी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से। तो देखो क्या होता है, जब हमारे बेंजीन ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इस पर, तो हमारा कुछ इस तरह का कार्बोनियम आयन फॉर्म हो जाएंगे, यानी एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटीन गिव्स द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देखो क्या होता है इसमें, हम एक हाइड्रोजन अपना लॉस कर देते हैं और इसी लॉस की वजह से, हाइड्रोजन की लॉस की वजह से हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म हो किया जाता है। देखो कैसे, हम इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट ये रहा जो हमारा बना था, उससे हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा जो हाइड्रोजन होता है बेंजीन का, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके अपना अलग प्रोडक्ट निकाल लेता है और इलेक्ट्रोफाइल है वो वहीं अटैच रहता है। तो इसी से हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे नाइट्रेशन, जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो बेंजीन को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा नाइट्रो बेंजीन बनता है और प्लस H2O निकलता है। तो देखो ये कैसे कैसे होता है, पहले मैकेनिज्म देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, देखो हमने HNO3 की रिएक्ट कराया H2SO4 के, जो H2SO4 हमारा कैटलिस्ट है, तो हमारा NO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और HSO4 नेगेटिव हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स को यानी नाइट्रोजन को हम अटैक कराते हैं बेंजीन के रिंग के साथ सेकंड स्टेप में, तो हमारा कार्बोनियम आयन फॉर्म हो जाते हैं। तो जब हम कार्बोनियम थर्ड स्टेप में ले जाते हैं तो कार्बोनियम आयन को न्यूक्लियोफाइल जो हमारा HSO4 नेगेटिव है उससे रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा जो हाइड्रोजन हो जाता है वो HSO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड निकाल देता है और हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देता है। तो आंसर थर्ड आता है, जो हमारा बेंजीन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो जो है इसमें BHC यानी BHC के स्ट्रक्चर और यूजेस देने हैं होते हैं। तो BHC की फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो हमारा BHC है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज एन आइसोमर ऑफ हेक्साक्लोरोसाइक्लोएल्केन विद ए केमिकल फॉर्मूला इज C6H6 और जो क्लोरीन है वो Cl6। तो जो यानी क्या होता है, जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है वो एक आइसोमर है हेक्साक्लोरोसाइक्लोएल्केन का, और जो इसका मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला होता है, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम और क्लोरीन के भी 6 एटम होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंडेन और हेक्साक्लोरीन। तो इसको हम क्या किस नाम से भी जानते हैं, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं और हेक्साक्लोरीन के भी नाम से जानते हैं। किसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज ए कलरलेस सॉलिड विथ इट्स स्लाइटली मस्टली ऑर्डर। देखो जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है वो एक कलरलेस सॉलिड है जिसके साथ इसमें स्लाइडली मस्टली यानी ऑर्डर होती है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। तो बेंजीन को जब हम क्लोरीन यानी 6 एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। तो यही स्ट्रक्चर होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। अब यूजेस देखते हैं इसके बेंजीन हेक्साक्लोराइड के। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज्ड एन इंसेक्टिसाइड ऑन क्रॉप। देखो जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है वो इंसेक्टिसाइडल यूज़ किया जाता है क्रॉप पर। इन फॉरेस्ट्री फॉर सीड ट्रीटमेंट, देखो ये हमारे बीजों को ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। किस पर, फॉरेस्ट्री जो हम जंगलों के तौर पर। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड बॉडी लाइस। देखो ये हमारे जो वजह होती है, जो सर में हो जाती हैं, बॉडी पे हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल, हमें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट स्कैबीज। देखो जब हमारी खुजली होती है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम BHC का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन शैम्पू, और हम शैम्पू में भी BHC का यूज़ करते हैं। अब आता है सेकंड कंपाउंड जो है क्लोरामीन। तो जो क्लोरामीन है, इट इज़ मोलिकुलर फॉर्मूला इज NH2 और Cl, जो यानी ये हमारे अमीनो ग्रुप का एक मॉलिक्यूल से या कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2Cl। इट इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये किसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का। क्लोरामीन ऑल्सो रेफर्स टू ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूले R2NCl और एंड RnCl2। देखो जो हमारा क्लोरामीन है वो एक फैमिली से बिलोंग करता है, यानी एक फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसके यानी उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है R2NCl भी होता है और
RnCl2 भी कह हो सकता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है क्लोरामीन का ये होता है, यानी ये अमीनो ग्रुप के साथ प्रेजेंट होते हैं और जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और क्लोरीन अटैच होता है। तो प्रिपरेशन देखो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो जब हम सोडियम यानी अमोनिया को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्लोरामीन फॉर्म होता है। देखो हमारा ये अमोनिया है NH3 और NaOCl हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड है। जब हम इसको दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा NH2Cl यानी क्लोरामीन फॉर्म होता है और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा अदर प्रोडक्ट निकल जाता है। तो यूजेस देखते हैं इसके। इट इज़ यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, यानी हमें इसी डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट, जब हम स्विमिंग पूल में यानी क्लियर करना होता है या यानी उसको क्लीन करना होता है तो हम क्लोरामीन का ही यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल में। तो इट इज़ यूज टू इम्प्रूव ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ हार्ड वाटर, यानी ये इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है फ्लेवर को और उसके ऑर्डर को, यानी किसके जल वाटर के ऑर्डर को और फ्लेवर को भी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज ए ब्लीच एंड एस ऑक्सीडेटर, यानी इसको हम ब्लीच में भी यूज़ करते हैं और एक ऑक्सीडेटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सैक्रिन देखो, सैक्रिन सर कंपाउंड जो है सैक्रिन, इट इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट, यानी क्या है ये हमारा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है। इट इज़ अबाउट 300 to 400 मोर टाइम्स स्वीट फ्रॉम सुक्रोज एंड टेबल शुगर। ये हमारा क्या होता है, जो हमारा सैक्रिन है वो 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज और टेबल शुगर से। इट इज़ स्ट्रक्चर, देखो जिसका स्ट्रक्चर है ये, यानी ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यूज देखते हैं, यूज़ क्या है। इट इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एंड बेकरी, देखो जिसको हम फूड इंडस्ट्री और बेकरी में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू प्रिपेयर मेडिसिन सिरप, देखो इसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं मेडिसिन और सिरप को प्रिपेयर करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स वाइन्स etc, हम इसको वाइन्स और कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंजप्शन ऑफ शुगर, इसको हम कंजप्शन शुगर यानी शुगर का कंजप्शन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन आता है फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन एल्काइलेशन, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एस ए कैटलिस्ट। देखो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जब बेंजीन को हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो देखो क्या होता है, जब हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में तो हमारा टोलिन फॉर्म होता है और एक हमारा HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिमूव हो जाता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। तो द मैकेनिज्म ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फॉलोइंग स्टेप, यानी ये भी सेम 3 स्टेप को ही फॉलो करता है जो हमारा फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी हम पहले फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। देखो हम मिथाइल क्लोराइड को कराते हैं रिएक्ट कराते हैं AlCl3 के साथ, तो हमारा CH3 जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है और हमारा जो अदर प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल होता है वो AlCl4 बन जाता है। तो सेकंड स्टेप में क्या आते हैं, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोनियम आयन, यानी जब हम अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, यानी हम CH3 का अटैक करा रहे हैं उस पर बेंजीन रिंग पे, तो हमारा कार्बोनियम आयन फॉर्म हो जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जिससे हमारे कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू कलेक्ट द प्रोडक्ट, यानी जब हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कार्बोनियम आयन्स है, हम इसको AlCl4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जो न्यूक्लियोफाइल है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना हाइड्रोजन आकर इस पर अटैक करेगा, तो हमारा टोलिन और HCl और AlCl3 अदर प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो देखो कुछ ड्रॉबैक ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कुछ ड्रॉबैक थे फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के। तो व्हाइल फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल बेंजीन देयर रिएक्शन हैज़ 3 सीरीज। देखो जो हमारी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है वो यूज़फुल है सिंथेसिस करने के लिए एल्काइल बेंजीन के, और जो रिएक्शन है वो इन 3 सीरीज में भी हो सकती है।
यानी उसके पास 3 सीरीज हैं। क्योंकि जब हमारा टोलिन फॉर्म होता है तो हमारे जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ही बार हमारी रिएक्शन होगी, यानी अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो एक CH3 प्रेजेंट ऐड हो जाएगा, तो अगर दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करें तो दो मिथाइल ग्रुप आ जाकर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अगर तीसरा हाइड्रोजन रिमूव भी कर देंगे तो हमारे तीनों हाइड्रोजन यानी मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। तो ये 3 सीरीज में भी हो सकती है। It is difficult to stop the reaction when one alkyl group has entered the ring। देखो और डाई, देखो इस जो हमारी फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है इसको रोकना बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट है, यानी मुश्किल कठिन है। क्योंकि जब हमारा एक एल्काइल ग्रुप एंटर करता है रिंग में तो हमारा डाई और ट्राई हैलोजेनेटेड डाई और ट्राई एल्काइल बेंजीन ऑल्सो फॉर्म, तो हमारे डाई और ट्राई एल्काइल बेंजीन भी फॉर्म हो सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल when benzene treated with n-propyl chloride in the presence of AlCl3 is a catalyst। देखो जब हम बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ तो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो हमारा प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन फॉर्म, तो हमारा क्यूमीन फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप आए और CH से अटैच हो गए तो हमारा क्या बन गया, क्यूमीन फॉर्म हो गया। तो इसीलिए इसी को अभी यानी एक हाइड्रोजन अभी है तो एक यानी एक CH3 भी आकर अटैच हो सकता है, तो जो हमारा यानी ये क्या होता है, क्यूमीन फॉर्म हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो फिनोल एरोमेटिक और एरोमेटिक एसिड और एरोमेटिक अमीन के यानी तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि यूनिट 2 है बी फार्मा थर्ड सेम के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।